बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जनाब, आज जो मैं नावल शुरू करने जा रही हूँ उसका नाम है कार्ब टाइम बाय राबिया ख़ान, और इसकी आज हम फर्स्ट एपिसोड पढ़ने जा रहे हैं। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो चलिए बगैर किसी इंतज़ार के हम अपना नावल शुरू करते हैं। वो तन्हा उस पुल पे खड़ी थी, बिल्कुल तन्हा। उसकी आंखों में उस स्याह रात तले बहुत से आंसू चमक रहे थे। वो रो नहीं रही थी, वो आसानी से नहीं रोया करती थी। इसे अपने आंसू रोकने में महारत हासिल थी। वो एक एक्ट्रेस थी, एक माहिर अदाकारा, जिसने एक ज़िंदगी कुर्बान करके दूसरी ज़िंदगी हासिल की थी, और अब वो इसी ज़िंदगी से हाथ धोने जा रही थी। इसे अपना काम अजीज़ था, अपनी ये चमचमाती ज़िंदगी अजीज़ थी, इसे अपना करियर अजीज़ था, और सबसे बढ़कर इसे अपने काम का याद रह जाना अजीज़ था। लेकिन अब सब कुछ जैसे रेत का फुरफुरा सा ढेर बनता जा रहा था, गिरने को बेताब, गिरकर फना होने के लिए तैयार। 1 साल बाद वो बारीक हील्स से चलती कार पोर्च से निकलती हुई सामने आ रही थी। इसकी हील्स बारीक और कई इंच लंबी थी, स्याह चमकती खूबसूरत हील्स। स्याह डिज़ाइनर ड्रेस में इसका खूबसूरत सिरापा वाज़िह था। ड्रेस की आस्तीनें गायब थी और उससे इसके सफ़ेद धोतिया पासों निकल रहे थे। इन पासों की साख्त इतनी नरम और बराबर थी कि कोई भी इन पर निगाह टिकाए बगैर गुजर नहीं सकता था। ड्रेस का गला ऊपर गर्दन तक नेट के बारीक कपड़े से बंद होता था और पीछे कमर का हिस्सा काफ़ी हद तक खुला हुआ था। वो एक मगरबी साख्त का लिबास था, जिसे इस मुल्क में आम तबका अच्छे अंदाज से नहीं देखता था। लेकिन जिस शोबे से वो वाबस्ता थी, वहाँ ऐसे मलबूसात को सराहती हुई निगाहों से देखा जाता था। गर्दन झुका कर देखा जाता तो लिबास टखनों से ज़रा ऊंचा था। शलवार के नाम पर ऊंचा सा पजामा बमुश्किल इसकी पिंडलियों तक आता था। दुपट्टा तो खैर से इस लिबास का हिस्सा था ही नहीं, और ना ही इसे दुपट्टे की ज़रूरत महसूस होती थी। पहले पहल जब वो इस इंडस्ट्री में नई नई एक्ट्रेस बनकर उभरी थी, तब इसे दुपट्टे की कमी का एहसास शिद्दत से हुआ करता था। लेकिन अब वक़्त के कई दहाने पार करने के बाद ये ज़रूरत फ़िज़ा में खुलकर गोया अपना वजूद खो चुकी थी। इसे दुपट्टा अब एक्स्ट्रा पीस महसूस होने लगा था। इसने निगाहों पर चढ़ा कीमती चश्मा आंखों से उतारा तो दुनिया अपने रंग में दिखाई देने लगी। इसके लंबे शहद रंग खूबसूरत बाल स्ट्रेट करके कंधे पर एक जानिब डाले गए थे। लिबास का पिछला खुला हिस्सा कुछ और वाज़िह हो गया था। इसने आसपास देखे बगैर सफ़ेद टाइल्स से मसीन हॉल अबूर किया और लिफ्ट तक चली आई। इंडस्ट्री के लिए काम करती प्राइवेट एजेंसी के कई वर्कर्स इसे पलट पलट कर देखना नहीं भूले थे। ऐसी एजेंसीज का रवाज पहले इस मुल्क में इतना आम नहीं था, लेकिन जब से एक दो एंटरटेनमेंट एजेंसीज की कामयाबी को इंडस्ट्री के सार्फिन ने देखा, तो कई डायरेक्टर्स ने अपनी अपनी प्राइवेट एजेंसीज का आगाज़ कर दिया। वो भी इन्हीं एजेंसीज में से एक थी, ग्लैमर एजेंसी। प्राइवेट लिफ्ट का बटन दबाकर वो नज़ाकत से खड़ी दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगी। इसे अपनी पुश्त पर बहुत सी निगाहें महसूस हो रही थी, लेकिन वो कमाल मुहारत से सब निगाहों को खातिर में लाए बगैर शान नज़ाकत से सीधे किए इस्तादा रही। लिफ्ट खुलने से कासिर ही रही। इसने ना समझी से आबरू सकेड़ कर बटन दोबारा दबाया। दरवाज़ा अब भी ना खुला। लिफ्ट के ऊपर लगी छोटी सी एलईडी पर सुर्ख लफ्ज़ों में कुछ लिखा आ रहा था, प्लीज़ इंसर्ट कार्ड। इसने साथ से गुजरते एक वर्कर को आवाज़ देकर रोका तो वह झटके से रुका, फिर खौफज़दा होकर इसकी जानिब देखा। वो इस इंडस्ट्री में बिच मशहूर थी, लोगों का इससे डरना बनता ही था। ये अलग बहस थी कि वो असल में बिच कुत्ती थी भी या नहीं। वर्कर थूक निकल कर आगे आया, फिर इसकी जानिब देखा। कौन सा कार्ड? ये लिफ्ट सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए है, आपको इसे खोलने के लिए एजेंसी का कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा। वो 1 साल बाद इस एजेंसी में आई थी। 1 साल बाद तो वो हरगिज़ भी इस एजेंसी की ऑफिशियल एक्ट्रेस नहीं रही थी। कार्ड क्या इसके पास खाक होना था? इसने एक बेबस सी निगाह इस बंद चमचमाती लिफ्ट पर डाली और साथ बनी पब्लिक लिफ्ट की जानिब पड़ गई। बुलंदो बाला इमारत की आखिरी मंजिल पर मौजूद शीशे की चमकती खिड़कियों से ढका ऑफिस इस सुबह शांत महसूस हो रहा था। झूलती कुर्सी पर इस एजेंसी का सरबराह विराजमान था। बालों के स्पाइक्स खड़े किए, आंखों पर फ्रेमलेस ऐनक लगाए। इसकी उम्र 40 के लगभग थी और कलमों में बारीक सी सफ़ेदी इसे मज़ीद डिसेंट बनाती थी। अगले ही पल ऑफिस का दरवाज़ा थाड़ की आवाज़ के साथ खुला तो वह अपनी झूलती कुर्सी पर उछल सा गया। सामने खून ख्वार निगाहें लिए वो खड़ी थी, इस एजेंसी की साबका ऑफिशियल एक्ट्रेस सेलिना मुजहर, जिसके पास स्पेशल लिफ्ट में दाखिल होने का कार्ड मौजूद नहीं था और वो आम से लिफ्ट में सवार होकर आई थी। वो टिक टिक हील से अंदर चली आई, अपने पीछे ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया,
फिर करीब आकर अपना लंबी चेन वाला कीमती पर्स सोफे पर रखा और तेजी से झूलती कुर्सी वाले की टेबल तक चली आई। मेरा कार्ड कहाँ है भाई? कहा तो बस यही, खफा खफा सा, गुस्सा होकर। नज़र अमजद ने अगले ही पल सुकून का सांस लिया था। कार्ड, बस कार्ड की बात थी। 1 साल तक इसे काम न देने पर, इसे नई एक्ट्रेस के आ जाने के बाद नज़रअंदाज करने पर, कई ऑफिशियल पार्टीज में इसके दाखिले को ममनू करार देने पर भी वो इससे सिर्फ कार्ड पर नाराज़ थी। ये वाज़ेह था कि वो शुरू दिन से इतनी ही बेवकूफ़ थी। सेलिना, तुम कब बड़ी होगी? अभी तुम्हें इस एजेंसी का ऑफिशियल कार्ड नहीं जारी किया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो जो एक्ट्रेस तुम्हारे अलावा यहाँ काम कर रही हैं वो मुझसे तरह तरह के सवालात करेंगी। लेकिन मैं पब्लिक लिफ्ट में सवार होकर आई हूँ। आपको थोड़ा तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल होना चाहिए। अगर कोई एक्ट्रेस मुझे इस पब्लिक लिफ्ट से निकलता देख लेती तो कितनी सबकी होती मेरी। ढेरों गुफ के लिए वो थम से आकर सोफे पर बैठ गई थी। कुछ लम्हे पहले की नज़ाकत इनकार हो गई। कंधे सीधे और कमर को एक ख़ास अंदाज से रखने की सारी कोशिशें जाती रही। वो बिल्कुल टीनेजर्स की तरह हाथ कुफ्की से बांधे मुंह फुलाकर बैठी थी। नज़र ने एक गहरी सांस ली। 1000 दफ़ा कहा है कि यूं धड़ाम से मत बैठा करो सोफे पर। एक्ट्रेस हो तुम, कुछ अपनी फिगर और पॉस्चर का ही ख्याल कर लो। फाड़ में क्या फिगर और पॉस्चर, आप मुझे अभी के अभी वो कार्ड दे रहे हैं। इसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा बुलंद थी। नज़र अमजद के सर में अब दर्द सा होने लगा था। फिर वो अपनी कुर्सी से उठ आया, आगे बढ़कर सरबराही सोफे पर बैठा और इसे नरम निगाहों से देखा। इसका चेहरा बेसवी और चमकता हुआ था। आंखें बड़ी और गहरी थी, शहद के गाढ़े रंग जैसी। भरे भरे से गुलाबी लबों के ऊपर दाएं जानिब स्याह तिल था। वो एक खूबसूरत एक्ट्रेस थी। इसकी खूबसूरती में किसी को कोई शक ना था। शक इसकी काबिलियत में भी नहीं था, बस शकाफ शायद इसकी किस्मत में था। फजूल बातें छोड़ो, आज तुम्हें एक अहम काम के लिए बुलाया है मैंने। वो काम अगर फाइनल हो गया तो तुम्हें कार्ड भी मिल जाएगा। आखिरी बात में कुछ वजन था। वो सीधी हो बैठी, अलबत्ता निगाहों में खुफकी अब तक थी। कैसा काम? एक राइटर से डील फाइनल हुई है ड्रामे की। वो चाहते हैं कि एक्ट्रेस को रोल के हिसाब से मैं खुद मुख्तस करूं। पहले पहल मैंने इनसे वक़्त मांगा, लेकिन अब मैं तय कर चुका हूँ कि ये काम तुम्हें ही मिलना चाहिए। ऑफर बड़ी नहीं है, एक छोटे और कम देखे जाने वाले चैनल का ड्रामा है, लेकिन काम ना होने से होना बेहतर है। बताओ, क्या राज़ी हो तुम? वो आंखें खोले हैरत से चंद पल नज़र को देखती रही। 1 साल बाद इसे काम पर वापस आने का मौका दिया जा रहा था। इसने बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े नामों के साथ काम किया था, लेकिन अब इस छोटे से ड्रामे के मिल जाने पर जितनी खुशी इसे हो रही थी वो बयान से बाहर थी। सच, लेकिन अगर इन्हें मेरे काम करने का पता चला और इन्होंने स्क्रिप्ट वापस लेने का कहा तो? आप जानते हैं, पहले भी ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है। स्कैंडलाइज एक्ट्रेस के साथ काम करना रिस्की होता है और कोई भी ऐसा रिस्क यकीनन नहीं लेना चाहता होगा। इसका धोतिया चेहरा पूछ सा गया था। नज़र ने गहरा सांस लिया। वो तब होता है जब राइटर और एजेंसी का डायरेक्टर बाहमी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, बिलखसूस एक्ट्रेस के चुनाव के लिए। लेकिन अगर वो डायरेक्टर को इसके तजर्बे की बिना पर चुनाव का इख्तियार दें तो फिर कोई जवाब नहीं रह जाता इनके पास ऑब्जेक्ट करने का। वो इसकी बात सुनकर चुप सी हो गई थी। लम्हे पर को ऑफिस में निकाह उड़ाई। बुलंदों पाला दीवारों पर पड़े फ्रेम्स में इस एंटरटेनमेंट एजेंसी की कामयाब एक्ट्रेस की तस्वीर अवीज़ा थी। ये तस्वीर हर साल हर प्रोजेक्ट की बहाली के बाद तब्दील की जाती थी और इन तस्वीर में इसकी तस्वीर नहीं थी। वो 1 साल पहले ही उतार कर किसी कबाड़ में फेंकी जा चुकी थी। इसका दिल ख़राब होने लगा। मुझे ऑफ़र कबूल है। कुछ लम्हात बाद इसने भारी दिल के साथ कहा तो नज़र ने गहरा सांस दिया। गुड। स्क्रिप्ट कब तक देंगे आप मुझे? जल्द ही युवल के साथ तुम्हारे अपार्टमेंट भिजवा दूंगा। वो भी तुम्हारे लिए काम का सुनकर बहुत खुश हुआ था। युवल इसका पीए था। इसके मसरूफ़ शेड्यूल को मुतवाज़न रखना, इसे किसी किस्म की तकलीफ़ ना होने देना, इसके मेकअप आर्टिस्ट और दीगर लवाजिमात का ध्यान रखना, यहाँ तक कि इसके डाइट प्लान को भी मद्देनज़र रखना, सब युवल की जिम्मेदारी थी। और इसके साथ काम करने के अरसे में वो इससे खासा मानूस भी हो गया था। इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग थे जो इंसान से मुखलिस हुआ करते थे। इसके ऐसे मुखलिस लोगों में नज़र और युवल का नाम सरे फहरिस्त था। इन दो नामों के अलावा इसके पास कोई मुखलिस नाम नहीं था पुकारने के लिए। युवल क्या कर रहा है आजकल? किसके साथ काम कर रहा है? इसने पूछा तो नज़र ने इंतहाई अफसोस से सर हिलाया। वो कहता है कि जब तक सेलिना दोबारा काम पर वापस नहीं आ जाती वो किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करेगा। इसकी तो आंखें ही भीगने वाली हो रही थी। आह युवल, पागल लड़के। भाई, आप और युवल कितना ख्याल करते हैं मेरा। अब मैं आप लोगों का एहसान कैसे उतारूंगी? नज़र ने इसकी बात सुनकर बमुश्किल खुश्क पड़ते लबों पर ज़ुबान फिरी थी, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराया। साथ ही मोहतात निगाह दरवाजे पर पिटा ली। क्या मुझे लीड एक्ट्रेस का रोल मिलेगा? कुछ देर बाद इसने पूछा। इसे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी पूछने में क्या हर्ज था भला।
نظر نے لمحے پر کو گہرا سانس لے کر اس سے نگاہیں چرائی تھیں۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن کوئی بات نہیں بھائی، آپ نے میرے لیے اتنا رسک لیا ہے وہی بہت ہے۔ میں بہت اچھے سے محنت کے ساتھ کام کروں گی، مجھے بڑی اسکرین پر واپس آنا ہے۔ وہ نرمی سے کہہ کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ آفس کا دروازہ کھلا اور وہاں سے رپورٹرز کی بھرمار کے ساتھ ایک نازک سی دوشیزہ اندر داخل ہوئی۔ یہ نازک اور حسین دوشیزہ آج کل بڑی اسکرین پر موجود کئی ایکٹریس میں سے ایک بڑا نام تھی۔ روشنیوں تلے اس کا قیمتی اور مختصر لباس میں قید وجود دمک رہا تھا۔ بالوں کو اسٹائل کیے مشہور میک اپ آرٹسٹ کے زیر نگرانی کیے گئے میک اپ میں وہ واقعتاً بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن یہ اس کی خوبصورتی نہیں تھی جس کے باعث سیلینا اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی تھی۔ یہ تو اس کے ساتھ دائیں جانب اس کا ہینڈ بیگ ہاتھ میں لیے کھڑا یوول تھا جسے دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے اسی تیزی سے حیرت زدہ نگاہیں پھیر کر نظر کو دیکھا۔ وہ سفید چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے یوول کے بارے میں اسے جھوٹ بولا تھا بس اسی لیے تاکہ اس کا دل مزید نہ خراب ہو، لیکن غلط وقت پر سب غلط ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے شکوہ کناں نگاہیں پھیر کر امیرا زاہد کی جانب دیکھا۔ یوول انتہائی کنفیوزڈ ہوا، اس کی شعلہ پار نگاہوں کو تک رہا تھا۔ امیرا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر نزاکت سے چلتی اس کے عین سامنے آ بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ جما کر اسے دیکھا۔ نظر صاحب، آپ نے اتنی اہم گیسٹ کی آمد پر کسی کو آگاہی دینا ضروری کیوں نہیں سمجھا؟ چھی، بہت غلط بات۔ کیا ہوا اگر اس انڈسٹری میں آپ کی گیسٹ کو کوئی پوچھ نہیں رہا تو؟ ہم ایکٹریس تو ایک دوسرے کا درد سمجھتی ہیں نا؟ اس کے بناوٹی لہجے اور خالی ہنسی پر سیلینا کا رواں رواں کھول رہا تھا۔ اس نے ایک خائل نگاہ اپنے دونوں مخلصین پر ڈالی اور ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئی۔ یوول نے بمشکل رپورٹرز کو باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ سعید نواز کے ساتھ کام کرنے پر بہت مبارک ہو آپ کو، اس نے کہا تو نظر اور یوول کو اپنے چہرے سفید پڑتے محسوس ہوئے۔ لمحے پر کو چہرہ تو امیرا کا بھی سفید ہوا تھا۔ سب جانتے تھے کہ سعید نواز کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایکٹریس کو ہر قسم کے نامناسب کام کرنے پڑتے تھے۔ اس آفر تک پہنچنے کے لیے اپنی نسوانیت تک بیچنی پڑتی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے پر فخر ہے۔ انڈسٹری میں سرکولیٹ کرتے ہوئے ڈرٹی جوکس کا سہارا تو بہت پرانی ٹرک ہے، لیکن وہ لمحے بھر کو ٹھہری، آنکھوں میں ہتک سی اتر آئی۔ تم تو 1 سال تک اس انڈسٹری سے کٹ کر رہی ہو، یقیناً یہاں کے بدلتے اعتبار کو سیکھنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوگا تمہیں۔ ایکٹریس پھر ایکٹریس ہی ہوتی ہے۔ سیلینا کی آنکھوں میں تکلیف سے دھواں سا پڑنے لگا تھا۔ اس نے اس 1 سال میں بہت اذیت سہی تھی۔ انڈسٹری میں سرکولیٹ کرتے ڈرٹی جوکس پرانے تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ کبھی چھوٹ نہیں ہو سکتے۔ امیرا بغیر اثر لیے اس کے دہکتے وجود کو تکتی رہی۔ کامیابی کے سینے کیسے چڑھے جائیں یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ کامیابی حاصل کرنے کے بعد لوگ صرف چہرہ اٹھا کر اوپر موجود شخص کی بلندی کو سراہ رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک کامیاب ایکٹریس ہوں اور میرے زینوں کی جانب کسی کی توجہ نہیں ہے۔ مسکراہٹ انعکاس ہو گئی تھی۔ امیرا کی آنکھیں اسپاٹ تھیں۔ اس نے صوفے سے اپنا پرس جھپٹا اور اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور مان لو سیلینا مظہر کہ تم ایک ناکام ایکٹریس ہو۔ اس نے گلابی پڑتی آنکھوں سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ ایک زہر آلودہ نگاہ نظر پر ڈال کر وہ آگے بڑھائی، پھر لمحے پر کو ٹھہری، پلٹ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ امیرا زاہد، میں ایک ناکام ایکٹریس ہونا تو قبول کر سکتی ہوں، لیکن میں اپنے جسم کا سودا کرنے والی بغیرت ایکٹریس بننا کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ آپ کو آپ کی کامیابی مبارک ہو۔ امیرا کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی رکے بغیر آگے بڑھائی تھی۔ اس نے پبلک لفٹ کو ایک نظر دیکھا اور پھر دانت پیس کر گیلی آنکھیں لیے زینوں کی جانب بڑھ گئی۔ لفٹ کھلتے ہی رپورٹرز کا ٹولہ یقیناً اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کے پاس آفیشیل لفٹ میں داخل ہونے کا کارڈ نہیں تھا۔ وہ مزید ان لوگوں کے سامنے اپنا تماشا نہیں بنا سکتی تھی۔ اسے اب زینوں سے ہی اتر کر جانا تھا۔ کچھ لمحات قبل اس نے کار پارکنگ ایریا میں پارک کی اور پھر کئی لمحے گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ اس کے ماتھے پر کئی بل تھے اور نقوش انتہائی اکھڑے اکھڑے تھے، جیسے اس کا موڈ سخت خراب ہو۔ اگلے ہی پل گہرا سانس لیے وہ باہر نکل آیا، دروازہ بند کیا اور جوں ہی پلٹا، سیاہ لباس میں سیلینا کو نزاکت سے چلتا دیکھ کر ٹھہر سا گیا۔ وہ اس ایجنسی میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا، لیکن اس نے اس سارے عرصے میں سیلینا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلے ٹی وی پر نظر آتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وہ غائب ہو گئی تھی۔ خیر، اسے وہ کبھی اچھی نہیں لگی تھی، ایکٹریس اور ان کے پلاسٹک انداز۔ وہ سر چٹکتا آگے بڑھ آیا، 3 پیس سیاہ سوٹ میں، سیاہ ہی ٹائی لگائے، بالوں کو جیل سے پیچھے جمائے۔ وہ ایک خوش شکل، دراز قد جوان تھا۔ کان میں لگے بلوٹوتھ اور کثرتی جسم سے اس کے کام کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ اس ایجنسی میں موجود ایک ایکٹریس کا باڈی گارڈ تھا، پرسنل گارڈ۔ ایسے پرسنل باڈی گارڈز رکھنے کی ضرورت اکثر پیش تو نہیں آتی تھی، لیکن بعض دفعہ ایکٹریس کی جان کو خطرہ لاحق ہوا کرتا تھا۔ شہرت بڑھ جائے تو دشمن دگنے ہو جایا کرتے ہیں۔ جو ہی کوئی ایکٹریس شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگتی تو اس کے گارڈز بڑھا دیے جاتے۔ یہ ایجنسی کا اصول تھا
اور اسی اصول کے تحت وہ باڈی گارڈز کو پرسنل ٹرین کیا کرتی تھی۔ اگر ایکٹریس کی حفاظت یقینی بنائی جاتی تو انڈسٹری میں پھلنے پھولنے کے مواقع کئی زیادہ ہوتے۔ وہ بھی اسی ایجنسی سے ٹرینڈ ہوا ایک باڈی گارڈ تھا۔ اسے اپنا کام عزیز تھا، لیکن فی الحال اس کے کام نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اس نے نگاہوں پر سیاہ چشمہ چڑھایا اور پھر آگے بڑھایا۔ پبلک لفٹ میں بڑے موڈ کے ساتھ داخل ہوتی سیلینا کو اس نے بالکل خاموش نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ایک لفٹ میں سوار ہونے سے ہی اس کی حیثیت کا پتہ چل رہا تھا۔ ایجنسیز بھی بعض دفعہ کتنی ظالم ہو جاتی ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور داخلی ہال کے بعد سفید ٹائلز والی راہداری میں چلا آیا۔ اس راہداری میں کئی آفیسز کے دروازے بند تھے۔ وہ ایک جانے پہچانے آفس کی جانب بڑھ آیا، پھر گہرا سانس لے کر ہاتھ اس کے نوب پر رکھا۔ بس یہ آخری دفعہ ہوگا۔ اگلے ہی پل اب وہ دروازہ کھولے اندر داخل ہو رہا تھا۔ سربراہی کرسی پر جولیا بیٹھی، ساتھ کھڑی سیکرٹری کو آج کے شیڈول کے حساب سے آگاہ کر رہی تھی۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر لمحے پر کو ٹھٹکی، پھر شہناز کو اشارہ کیا تو وہ مؤدب سے گردن جھکائے باہر نکل گئی۔ وہ دروازے سے آگے بڑھایا تھا۔ بیٹھو، جولیا نے مسکرا کر پیشکش کی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا، بے تاثر۔ باڈی گارڈز کا خاصا، یہ میرا ریزگنیشن لیٹر ہے۔ اس نے کوٹ پر ایک ہاتھ ادب سے رکھا اور پھر ہلکا سا جھک کر سفید لفافے میں قید اپنا الوداعی لیٹر رکھا۔ جولیا کی آنکھیں لمحے پر کو حیرت سے کھلی تھی۔ واٹ، تم میرے باڈی گارڈ ہو؟ ہمارے درمیان طے ہوئے کانٹریکٹ کی میعاد ختم ہونے سے قبل تم ریزائن نہیں کر سکتے؟ اس نے ٹھنڈی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھا ہونے کے باعث وہ اس کی آنکھیں پڑھنے سے قاصر تھی۔ میعاد کل رات ختم ہو چکی ہے تو ہم اس کانٹریکٹ کو ری نیو کر سکتے ہیں۔ مجھے ایسا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی آواز بالکل ہموار تھی، غصے اور بے ادبی سے خالی۔ جولیا نے تیز سے ہاتھ میں پکڑی فائل سامنے رکھے ٹیبل پر پھینکی۔ کئی پیپرز فائل سے ٹکرا کر اس کے سیاہ جوتوں کے پاس آ گرے تھے۔ اپنی آنکھوں سے یہ بلڈی چشمہ اتار کر بات کیا کرو مجھ سے۔ اس نے ہاتھ اونچا کیا اور چشمہ اتار لیا۔ بے تاثر سے سرمئی آنکھیں واضح ہوئیں۔ میں تمہارے ہر مطالبے کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لگژریز اپارٹمنٹ، نیو ماڈل کی گاڑی، بہتر لائف اسٹائل اور ایک مستحکم تنخواہ، میں سب کچھ رینیو کر سکتی ہوں۔ میں تمہاری زندگی بدل سکتی ہوں۔ تم ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ کھول کر بولی تو اس نے پہلی دفعہ سرمئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں اتنی خاموش تھیں کہ جولیا لمحے پر کو چپ سی ہو گئی۔ شاید اس نے اس کا چشمہ اتروا کر غلطی کر لی تھی۔ مجھے آپ کی کسی آفر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میڈم۔ یاسر عالم، اس نے بہت ضبط سے اس کا نام لیا تھا۔ میں حفاظت کا کام کر سکتا ہوں، آپ کے لیے پارٹ ٹائم لذت کا سامان نہیں کر سکتا۔ کانٹریکٹ کے ایتھیکل آرٹیکل کے تحت میں یا آپ بغیر کسی حفاظتی وجہ کے ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن آپ نے اس اصول کی پابندی نہیں کی۔ آپ نے مجھے بغیر کسی وجہ کے اپنے اپارٹمنٹ میں بلایا اور اس سے بھی پڑھ کر آپ نے درمیان میں کھینچے گئے بزنس فاصلے کو بھی عبور کرنے سے طریق نہیں کیا۔ میں مزید آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کے لیے سارے آفس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ جولیا کو اس کے جواز پر جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کی اداکارہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ کئی گھنٹوں تک قطار میں لگے رہتے تھے، وہ اسے یہ موقع فراہم کر رہی تھی، لیکن سامنے کھڑا یہ جوان ایسے موقع کو گنوا رہا تھا۔ اب جب کہ وہ اسے دوسرے لفظوں میں ریجیکٹ کر رہا تھا تو وہ اسے اور شدت سے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس اکڑے انداز اور پرکشش نکوش کے لیے ہی تو اتنا نیچے گر رہی تھی۔ تم جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آنکھیں ہتک سے جیسے سرخ ہو گئی تھیں۔ میں دوبارہ وہ سب دہرا کر آپ کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کسی اور کو اپنا باڈی گارڈ رکھ سکتی ہیں۔ تم ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں اگر تمہاری زندگی بنا سکتی ہوں تو اسے تباہ بھی کر سکتی ہوں۔ اس نے جولیا کو اب کے واضح حیرت سے دیکھا تھا۔ گو اہیڈ، تمہاری حیثیت اس انڈسٹری میں ایک پھوٹی کوڑی کے برابر بھی نہیں رہنے دوں گی میں یاسر۔ میں تم پر الزامات عائد کروں گی۔ میں تم پر جنسی ہراسمنٹ کا کیس فائل کروں گی۔ میرے مداح رات کے اندھیرے میں تمہارے گھر پر پتھروں کی بارش کر دیں گے اور تمہیں میرے پاس اس سب کے بعد آنا پڑے گا۔ وہ خوفناک تھی۔ یاسر کو اس کا اندازہ تھا۔ گو اہیڈ، اس کے دونوں ہاتھ مؤدب سے انداز میں آگے بندھے ہوئے تھے۔ جولیا کی تقریر کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا جیسے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اپنے الزامات سچ ثابت کرنے کا؟ کچھ پل بعد وہ جیسے واقعی جاننا چاہتی تھی۔ آپ نے مجھے اسالٹ کیا ہے میڈم۔ ثبوت کی بات میرے سامنے مت کریں۔ آپ کے اپارٹمنٹ اور آفس کے کیمرے کون کنٹرول کرتا ہے کیا میں آپ کو بتاؤں؟ فوٹیجز میں ڈیلیٹ کروا چکی ہوں اور یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ جولیا نے اس کو بہت کم مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کے ڈیلیٹڈ فوٹیجز میرے پاس موجود ہیں۔ اگر میرے چارم سے متاثر ہوئے بغیر آپ کانٹریکٹ کی شق نمبر 7 کو دھیان سے پڑھتی تو شاید مجھے آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ باڈی گارڈز کے پاس حفاظتی اقدامات کے لیے ڈیلیٹڈ فوٹیجز کا رکھنا جائز ہوتا ہے۔
आप मुझ पर किसी भी कोर्ट में किसी भी किस्म के चार्जेस फाइल करने का कोई हक नहीं रखती। वो आहिस्तगी से पलटा था। जूलिया ने खुले मुंह के साथ इसकी पुश्त को देखा, फिर दांत पीस कर वो इस पर चिल्लाई, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी, मैं तुम्हें मसख कर दूंगी। दरवाजे तक पहुंचकर इसने एक पल के लिए पलटकर इसे देखा था। जाते जाते एक लीगल एडवाइस देना मेरा फ़र्ज़ है। वो आगे बढ़ा और फिर सोफे की पुश्त पर रखा अपना अस्काफ उठाया। वो स्याह रंग का रेशमी मफलर था जो इसने ठंड की वजह से जूलिया को दिया था। इस दफ़ा बॉडीगार्ड अपने बाप की उम्र का अपॉइंट कीजिएगा, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब कोई भी गार्ड आपके साथ काम करने पर राज़ी नहीं होगा। और हाँ, वो दोनों हाथ टेबल पर रखे दहकती आंखों से इसे तक रही थी। मर्द को अपनी खूबसूरतियों से कभी उकसाना नहीं चाहिए। वो कब इंसान से भेड़िया बन जाए, आपको अंदाज़ा भी नहीं है इस बात का। रखो, ये मफलर यहीं रख दो। वो इस पर चिल्लाई थी। इसने चेहरा झुकाकर अपने अस्काफ को देखा। क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि दूसरों की चीज़ों को इनकी परमिशन के बगैर नहीं रखा करते? एक आखिरी उचटती निगाह इस पर डाली और बाहर की जानिब बढ़ गया। मफलर इसके हाथ में अब तक था और दिमाग काफ़ी हदखुमा हुआ था। पीछे ऑफिस से कोई भारी शय ज़मीन पर आ लगने की आवाज़ आई थी। जूलिया की सेक्रेटरी तेज़ी से अंदर भागी थी। वो आगे बढ़ाया, इसका काम हो गया था। वो जीनों से उतरते उतरते थक गई थी। आखिरी जीनों तक इसकी टांगें कांपने लगी थी। कुछ देर फूले सांस को बहाल करने के लिए वो जीनों पर ही बैठ गई। यकायक इसका मोबाइल पैगाम की टोन के साथ बजा तो इसने इसकी चमकती स्क्रीन निगाहों के सामने की। अगले ही पल इसकी आंखें फैल गई थी। अपने अकाउंट से हुई 60,000 की ताज़ा ट्रांजैक्शन देखकर इसका दिमाग फक से उड़ा था। अगले ही पल इसने दांत पीसकर फ़ोन पर नंबर डायल किया और इसे कान से लगाया। ये क्या है माँ? 60,000? आपको क्या ज़रूरत पड़ गई इतने पैसों की? दूसरी जानिब जैसे इसका सवाल सुनकर साम्या ने तल्खी से फ़ोन को देखा था। मैंने एक बैग लिया है। उमेरा जाहिद की माँ के पास भी ये लिमिटेड एडिशन है। अगर इसने लिया है तो मुझे भी लेना चाहिए ना। लोग क्या कहेंगे कि बेटी के फ्लॉप होते ही माँ ने बाजारों के बैग्स पर गुजारा करना शुरू कर दिया है। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ बेटा। इसका दिल किया ज़ोर से इन पर चिल्लाए। इधर इसके पास अपने अपार्टमेंट का किराया देने के पैसे पूरे नहीं हो रहे थे और उधर इसकी माँ को अरिस्टोक्राट बनने से फुर्सत नहीं थी। वो बेबसी से फ़ोन को लम्हे भर के लिए देख कर रह गई थी। ये सब क्या हो रहा था आखिर? सब लोग आखिर इसका दिल रखने के लिए इसे ही क्यों कंगाल कर रहे थे? पहले नज़र अमजद, फिर इसकी माँ। आपको अंदाज़ा भी है कि वह 60,000 अभी मेरे लिए किस कदर अहम है। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं अपनी बेटी के मसाइल से? वह इन पर चीखी थी। एक बैग लेने से तुम करीब नहीं हो जाओगी? वो भी जवाबन इतनी ही तल्खी से फंकारी। सेलिना को अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। आपके पास ऐसे कीमती बैग्स की भरमार है माँ। मैंने आपको सब कुछ लेकर दिया है। 1 साल से तुमने मुझ पर अपना हाथ जैसे तंग रखा हुआ है। वो मैं जानती हूँ। मेरा दम घुटता है गिने चुने पैसे लेकर तुमसे। आखिर कब तक ख़त्म होगा तुम्हारा ये फ्लॉप एक्ट्रेस का ड्रामा? इसे लगा जैसे इसका दिल डूब रहा है। वो चंद पल कुछ ना बोली थी। अब आप मेरे अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकालेंगी, ये मेरी वार्निंग है आपको। वो सख्ती से कहकर जैसे ही उठी तो दूसरी जानिब सन्नाटा छा गया। समझ गई? बस आखिरी दफ़ा मुझे 50,000 दे दो। इसका दिमाग एक बार फिर भाग से उड़ा था। इसने बेयकीनी से फ़ोन को देखा। आप पागल तो नहीं हो गई हैं कहीं? सेलीन, माँ की मजबूरी समझो बेटा। पहले बताएं आपको ये पैसे क्यों चाहिए? इसने कमाल ज़ब्त से पूछा था। वो, तुम नाराज़ नहीं होना, पहले बताएं। मुझे कसीनो में वो पैसे लौटाने हैं। जीने जैसे इसके सर पर आ गिरे थे। कसीनो? इसकी माँ फिर से गैम्बलिंग जुआ खेलने लगी थी। वो जैसे कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। माँ, आप? इसे समझ नहीं आया कि क्या कहना चाहिए। मैं इधर काम के लिए दर दर भटक रही हूँ माँ। लोगों की कड़वी कसेली बातें सुन रही हूँ ताकि आपको किसी चीज़ की कमी ना होने दूँ। और आप क्या कर रही हैं मेरे साथ? कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको अब, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। इसने अगले ही पल फ़ोन कान से हटाया और लरसते कदमों से आगे बढ़ाई। इसका रंग सफ़ेद हो रहा था। दरवाज़ा खोलकर इसने जैसे ही बाहर कदम रखा तो रिपोर्टर्स का एक जमे कफीर इस पर झपटा। लाइट्स, सवालात, माँ की बेहिसी, यूविल और नज़र अमजद की हरकत, उमेरा साहिद के जहर उगलते तंज, सब कुछ इस पर जैसे एक साथ वारिद हुआ था। आपका स्कैंडल अब तक खबरों में क्यों गर्दिश कर रहा है? क्या आप अब भी सुपैर इंडस्ट्रीज़ के छोटे बेटे के साथ रिलेशनशिप में हैं? क्या आपके बारे में तमाम एलिगेशंस दुरुस्त हैं? क्या ये सच है कि आप कोर्ट के समन करने पर भी हाजिर नहीं हुई थी? क्या आप वाकई ड्रग्स की ट्रैफिकिंग में ज़ुबैर हसन के बेटे के साथ मुलव्विस रही थी? कुछ कहें प्लीज़। रिपोर्टर्स का एक हुजूम था जो इसके आसपास उबल रहा था। इसका सांस रुकने लगा था। कोई गार्ड इसकी हिफाजत के लिए मौजूद नहीं था। इसके पास गार्ड हायर करने के पैसे नहीं थे। रिपोर्टर्स इसे छू रहे थे, नाज़ेबा सवालात कर रहे थे। वो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ दरमियान से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोशिश नदारद। वो बहुत ज़्यादा थे और सेलीन अकेली थी।
کہ یہی ہوتا ہے فلاپ ایکٹریس کا مقدر۔ نازیبا سوالات اور زوم معنی نظریں۔ یکایک کوئی اس جمع غفیر کو تیر کی طرح چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیلا کر سیلینا کے آس پاس رکھے۔ سب رپورٹرز اس کی آمد پر یکدم ہی پیچھے ہوئے تھے۔ وہ سرمئی آنکھوں والا دراز قد باڈی گارڈ تھا۔ اس کے پاسوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کئی لوگوں کو ایک ساتھ پرے دھکیل سکتا تھا، اور اس نے یہی کیا تھا۔ فاصلہ رکھ کر بات کریں۔ اس کی چھاڑ پر رپورٹرز شرمندگی سے پیچھے ہوئے تھے۔ سیلینا اس نئے چہرے کو حیرت سے تک رہی تھی۔ سرمئی آنکھوں والا اس کی جانب گھوما۔ کیا آپ بات کریں گی؟ سرگوشی میں اس سے پوچھا۔ سیلینا نے صرف اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ یہ اشارہ یاسر کے لیے کافی تھا۔ اس نے تیزی سے رپورٹرز کو پرے دھکیلا۔ کئی ایک دوسرے سے ٹکرا کر زمین پر جا گرے۔ آپ کون ہیں سیلینا کے؟ کسی رپورٹر نے ہانک لگائی تو اس نے سپاٹ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ باڈی گارڈ۔ اور پھر اسی تیزی کے ساتھ سیلینا کو ایجنسی کے داخلی ہال سے باہر لیے آگے بڑھایا تھا۔ وہ دروازہ اپنے پیچھے بند کرتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ آفس سے بھاری شے زمین پر مارے جانے کی آواز باہر تک سنائی دی تھی۔ جولیا کی سیکرٹری نے اندر بھاگتے ہوئے اس پر ایک افسردہ نگاہ ڈالی تھی۔ جولیا کا یہ لیا دیا سا باڈی گارڈ اسے شروع دن سے ہی پسند نہیں تھا۔ وہ ہاتھ میں مفلر لیے آگے بڑھایا تھا۔ ہال کے ایک جانب لفٹس کے سامنے رپورٹرز کا جمع غفیر موجود تھا۔ وہ سب یقیناً ایک سال کے بعد سیلینا کی اچانک آمد پر خاصے چونکے ہوئے تھے، اور یہ تو طے تھا کہ اب وہ اسے سوالات پوچھے بغیر ٹلنے والے نہیں تھے۔ یاسر کی خاموش نگاہیں لفٹ سے زینوں کے دروازے تک پھسلیں۔ وہ یقیناً لفٹ سے نہیں اترے گی۔ ابھی اس نے چند قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ زینوں کا دروازہ کھلا اور سیلینا سفید چہرے کے ساتھ باہر نکلی۔ لفٹ کے سامنے ایستادہ جمع غفیر اس کی جانب تیزی سے لپکا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے ہاتھ میں قید مفلر کو پوری طرح سے مٹھی میں جکڑے رکھا تھا۔ یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ رپورٹرز کے سوالات اس کی سماعت میں اترے۔ وہ اور سیلینا کے ارد گرد موجود رپورٹرز کا جمع غفیر ایک ساتھ ہی داخلی دروازے کی جانب پڑھ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر رپورٹرز کے درمیان برف چہرے کے ساتھ کھڑی بچتی بچاتی سیلینا کو دیکھا، اور بس۔ سامنے کی جانب پھٹتے اس کے قدم اگلے ہی پل اس ہجوم کی جانب گھومے۔ ہجوم کو پرے دھکیل کر وہ تیزی سے اس کی جانب پڑا۔ باقی کا کام آسان تھا۔ یہ کام اس کا معمول تھا۔ اسے لوگوں کو پرے دھکیلنے میں مہارت حاصل تھی۔ لیکن وہ ایک دفعہ سیلینا سے پوچھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ رپورٹرز کے سوالات کا جواب دینا چاہتی تھی تو وہ اس کے لیے راہ ہموار کر سکتا تھا، لیکن وہ بہت چٹپٹائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میک اپ کی جڑی تہ تلے اسے سیلینا کا چہرہ حد درجہ مردہ محسوس ہوا تھا۔ اس مردہ چہرے کو دیکھ کر اسے لمحے بھر کے لیے کچھ بہت شدت سے یاد آیا تھا، اور اس یاد کے لپکتے ہی اس کے ہاتھوں میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ اس نے کئی رپورٹرز کو راستے سے ہٹایا اور اس کے لیے راستہ بناتا ہوا اسے اپنی کار تک لے کر آیا۔ رپورٹرز اس کی کار کے دروازے تک سوالات کر رہے تھے۔ اس نے پچھلا دروازہ کھولا اور سیلینا کو اندر بٹھایا، پھر فرنٹ سیٹ سنبھال کر اگلے ہی پل گاڑی تیزی سے باہر نکال لایا۔ یہ سب کیا تھا نظر بھائی؟ عمیرہ کو بمشکل قابو کر کے اس نے ریسٹ روم میں جانے کے لیے راضی کیا، اور پھر تیزی سے نظر کی جانب گھوما۔ آپ نے اس سے میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا بھائی؟ یوول یکدم ہی بہت پریشان نظر آنے لگا تھا۔ وہ 27 سالہ خوش شکل جوان تھا۔ اسے واقعتاً سیلینا سے بہت لگاؤ تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اگر وہ بیٹھ جاتا تو کھاتا کہاں سے؟ پچھلے سال کے عرصے میں کئی دفعہ اس نے بہت سے لکھاریوں کو سیلینا کے لیڈ رول کے لیے راضی کرنے کی کوششیں کی تھی۔ وہ انہیں نظر کے آفس تک لانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، لیکن جب وہ سیلینا کا نام سنتے تو ان کے نقوش یکدم ہی سیاہ پڑ جایا کرتے تھے۔ وہ یوں بدکتے گویا کسی زہریلے جانور نے انہیں ڈنک مار دیا ہو۔ شروع میں وہ خود بھی اس کے حالات سے کافی فرسٹریٹ رہا تھا، لیکن جب اس نے اپنی سی کوششیں کر کے بھی پھل نہیں دیکھا تو پھر یہ سب ترک کر کے اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ لیکن ابھی جو نظر امجد نے جھوٹ بولا تھا وہ بھی اس کی بابت اس کی اجازت کے بغیر، اس پر اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ کتنی ہرٹ نظر آ رہی تھی۔ اس کی آواز میں دکھ ابھر آیا تھا۔ نظر نے بھاری دل کے ساتھ گہرا سانس لیا۔ میں اسے مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ میں بس اس احساس کو مزید گہرا نہیں کرنا چاہتا۔ یوول نے بے چین سی سانس خارج کی۔ اور اب جو میس آپ نے کریٹ کیا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ سیلینا آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گی اب۔ آپ کی کیا، بلکہ اب تو وہ میری شکل بھی نہیں دیکھے گی۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور صوفے پر گر سا گیا۔ تمہیں اسکرپٹ لے کر جانا ہے اس کے اپارٹمنٹ۔ چند پل کی خاموشی کے بعد نظر نے کنکار کر کہا تو یوول نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ کیا مطلب؟ یہ میس کریٹ کرنے کے بعد آپ مجھے شیر کے بل میں اکیلا بھیجنا چاہتے ہیں؟ شیر بل میں نہیں رہتا گدھے۔ نظر نے نظریں چراتے ہوئے اسے ٹوکا تھا۔ وہ کہیں بھی رہتا ہو، لیکن میں اسکرپٹ لے کر اکیلے اس کے اپارٹمنٹ نہیں جاؤں گا۔ وہ میرا یقین نہیں کرے گی۔ تو کیا چاہتے ہو تم؟ نظر کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈائریکٹر آف گلیمر انڈسٹری کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سیلینا کا غصہ
उफ, घबरा कर सर झटका था इसने। आप मेरे साथ चल रहे हैं और ये सब क्लियर कर रहे हैं। आप स्मार्ट बनने की कोशिश करते ही क्यों हैं जब आप हैं नहीं तो। आखिर में वो झिंझला कर उठा था, फिर इसके उड़े रंग की जानिब देखे बगैर दरवाज़ा ठाक की आवाज़ के साथ बंद करता बाहर की जानिब बढ़ गया। सेलिना और यूविल किसी दिन इसे हार्ट अटैक देगी यकीनन। इस शहरी हमाहमी से खासा दूर एक गांव वाक़या था। इसके सरसब्ज लहलहाते कितों पर बहुत खूबसूरत सनफ्लावर्स खिले हुए थे। सूरज की रोशनी तले इनके रुख खुर्शीद के चमकते रूप की जानिब थे। सरसराती हवा तले कई एकड़ पर फैली ज़मीनों के दरमियान बहुत खूबसूरत सा सफ़ेद घर ऐस्तादा था। छोटा सा लकड़ी की पाड़ के पीछे मौजूद सूरजमुखी के फूलों की रोशनी तले दमकता हुआ सफ़ेद पाड़ का छोटा सा दरवाज़ा हवा से झूल रहा था। ज़रा आगे खास के किते पर एक कार पार्क थी और ये सवारी किसी की आमद का पता देती थी। खास का हिस्सा अबूर करते ही घर के दो लकड़ी से बने जीने वासिया थे। दाखिली दरवाज़ा भारी लकड़ी का बना था। इसे धकेल कर अंतर कदम रखा जाता तो लकड़ी से बना वो बंगला ठंडा सा खामोश महसूस होता। दाएं जानिब बने मेहमान खाने में दो नफूस विराजमान थे। मेहमान खाने का नक्शा खासा आसान था। सफ़ेद बेदाग कीमती सोफ़ों के सामने कद आवर ग्लास वॉल मौजूद थी। इस ग्लास वॉल से बाहर मौजूद सरसब्ज बाग दूर दूर तक फैले हुए नजर आया करते थे। ये इस शताब से इलाके में एक ही घर था, तन्हा सफ़ेद छोटा सा महल। अंदर विराजमान नफूस एक दूसरे के मुकाबिल थे, खामोशी से। कैसे आना हुआ? एक जानिब बैठे बुजुर्ग सरदार आलम ने पहला इस्तफसार किया था। इनके सेहतमंद से रुखसार गुलाबी हो रहे थे और सर के बालों में एक भी स्याह बाल मौजूद नहीं था, लेकिन इस बढ़ती उम्र ने भी इनके वकार में कमी नहीं की थी। वो उम्र के इस हिस्से में भी वजीहा दिख रहे थे। मेरा बेटा नज़र नहीं आ रहा पापा, कितना अरसा हो गया है मैंने इससे बात नहीं की। सुल्ताना ने नरमी से कहा था। बॉबकट बालों की चोंच इसकी सुराहीदार गर्दन पर पड़ी थी। इन बालों का रंग गहरा सुर्ख था, ऐसे कि वो धूप में सुर्ख महसूस होते, लेकिन कम रोशनी वाली जगहों में इनका रंग गहरा कत्थई महसूस होता था। डिज़ाइनर ड्रेस सेबतन किए नाजुक सिरापे वाली सुल्ताना नाज अपने वक़्त की माया नाज अदाकारा रह चुकी थी, और ऐसा नहीं था कि वो अब भी कहीं दबकर पीछे रह गई थी। अपनी खूबसूरती, जिल्द और फिगर का ख्याल रखने की वजह से वो आज तक स्क्रीन की जीनत थी। इसके लिए तरक्की के सीने अब तक हमवार थे। काम पर गया हुआ है, सरदार ने तहम्मुल से कहकर इसकी जानिब देखा था। हमेशा एक ही जवाब देकर आपको शर्मिंदगी नहीं होती पापा? वो मुस्कुरा कर नरम लहजे में पूछ रही थी। सरदार ने गहरा सांस लिया। वो तुम्हें पसंद नहीं करता सुल्ताना, वो तुम्हें नहीं देखना चाहता, ना ही तुमसे बात करना चाहता है। मुझे भी हमेशा तुम्हें एक ही जवाब देकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे अपने पोते का सुकून ज़्यादा अजीज़ है। इनकी आवाज़ में नरमी के साथ शफकत भी थी। क्या किसी ऐसे बेटे को देखा है आपने जो अपनी ही माँ से बदजन हो? ऐसा नहीं होता पापा। आज या कल बच्चा मासी की तलखियों को भूलकर अपनी माँ के पास वापस आ जाता है, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास वापस नहीं आ रहा। कहीं आप इसे मुझसे दूर करने की साजिश तो नहीं कर रहे? वो अब तक मुस्कुरा रही थी, शहद लहजा और नप्पे तले झुमले इसकी मौजूदगी के बायस कमरे में मौजूद हर शय मरूब सी महसूस हो रही थी। वो यासिर आलम की माँ थी, खूबसूरत सुरमई आंखों वाली। बच्चे तब वापस आते हैं जब इनके ज़ख्म भर जाएं। जब ज़ख्म ताज़ा रहें तो वो वापसी के रास्ते भूल जाते हैं। ज़ख्म किसे नहीं लगते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी माँ की शक्ल को भी देखना गवारा न किया जाए। तुम इससे ये बात खुद क्यों नहीं पूछ लेती? सरदार आलम ने 100 की एक बात कही थी। वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। आपके सुल्ताना के जबड़ों में हल्की सी सख्ती महसूस हुई थी। मैं भी बहुत दफ़ा इसे तुम्हारे हवाले से बात करने की कोशिशें कर चुका हूँ। वो मुझे हर दफ़ा एक ही जवाब देता है, दादा हम इस मौजू पर अब बात नहीं करेंगे, यासिर के अंदाज में कहकर सरदार ने गोया सुल्ताना को हैरान कर दिया था। क्या वो अब तक इससे नफरत करता था? अब तक चंद पल वो चेहरा चुकाए अपनी चाय के कप को देखती रही। इसमें मौजूद चाय का रंग हल्का सब्ज था और ऊपर चंद पत्ते कैमोमाइल के डले हुए थे। बेदाग प्याली की ऊपरी सतह पर तैरते सफ़ेद फूल। जानते हैं पापा, सारी ज़िंदगी मैं कैमोमाइल टी पीती रही। इस चाय की मुझे इतनी आदत हो गई है कि अब तो किसी दूसरे चाय के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन उसे ये चाय कभी पसंद नहीं आई। सरदार आलम इसे शफकत से तक रहे थे। सुल्ताना ने सर उठाया तो आंखें हल्की सी भीगी हुई थी। यासिर को इस चाय के जायके और खुशबू दोनों से अलग तरह का बैठ था। वो मुझसे अक्सर पूछा करता था कि मैं इतनी बद जायका चाय क्यों पीती हूँ। वो ठहरी तो सफ़ेद घर में हर जानिब खामोशी सी फैल गई। सरदार जानते थे कि अब वो क्या कहने वाली थी। मैं इसे इतनी छोटी सी उम्र में ये नहीं बता सकी पापा कि ये चाय जहनी दबाव को कम और असाब को पुरसकून रखने में मदद देती है। ये चाय स्ट्रेस को ज़ायल करती है। मैंने गलती की, मुझे इसे बता देना चाहिए था कि इसकी माँ स्ट्रेस्ड है। अब अगर मैं इसे ये बताऊंगी तो वो मेरी बात का यकीन नहीं करेगा।
एक्ट्रेस की ज़िंदगी में अगर ये कैमोमाइल चाय ना हो तो बाज़ दफ़ा वो ज़िंदा नहीं रह पाती बाबा। मेरी ये आखिरी बात इसे बता दीजिएगा। चाय का कप आहिस्तगी से पर्च में रखकर वो उठ खड़ी हुई थी। सरदार आलम इसे दुख भरी नज़रों से देखते रहे। वो आगे बढ़ते बढ़ते लम्हे पर को ठहर कर इनकी जानिब मुड़ी थी। और इसे ये भी बता दीजिएगा कि मेरे पास इसे बुलाने के हज़ारों तरीके हैं और कुछ तरीके ऐसे भी हैं कि जिनसे वो कभी रुख नहीं फेर सकेगा। इसे हमेशा मेरे पास आना पड़ेगा। वो कहकर तेज़ी से दाखिली दरवाज़ा अबूर करती बाहर निकलती चली गई थी। लकड़ी के फर्श पर इसकी हील्स की पासकश गूंजती रही। मेहमान खाने में सरदार आलम तन्हा रह गए थे। हल्के सब्ज रंग से मसीन चाय की खुशबू मांग पड़ गई थी और रंग अब जहर आलूदा सा मालूम होने लगा था। गाड़ी रिपोर्टर्स की पहुंच से निकलकर अब मरकजी शाहराह पर दौड़ रही थी। सेलिना का रंग अब तक सफ़ेद था, लेकिन वो खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुकी थी। यासिर की निगाहें सेत में देखते हुए सामने सड़क पर मरकूज थी। यकलक ही वो अपने कंधे पर खुली हथेली देकर चौंका। क्या? पैड दो और साथ में पेन भी देना। तुम्हें ऑटोग्राफ दूँ? और प्लीज़ ज़्यादा लंबी बात मत करना मुझसे, मैं बहुत बुरे मूड में हूँ। वो एक हाथ से कनपट्टी दबाते हुए थकन ददा सा कह रही थी। यासिर ने इसका हाथ अपने कंधे से पीछे किया तो वो चौंकी। क्या तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ नहीं चाहिए? वो हैरान हुई थी। नहीं, तुम मेरे फ़ैन नहीं हो। बैक वेव मिरर में इसका चेहरा देखते हुए सेलिना ने मुताजिब सा इस्तफसार किया। इससे ज़्यादा यासिर की बर्दाश्त नहीं थी। इसने कार सड़क के एक जानिब लगाई और फिर संजीदगी से इसे मिरर में देखा। हरगिज़ नहीं। फिर क्या हो? स्टॉकर? स्टॉकर? वो हैरान हुआ था। फ़ैन नहीं हो, स्टॉकर नहीं हो, फिर क्या हो? लवर? इसकी आंखें यकदम ही चमकी थी। यासिर ने गहरा सांस लिया। इतनी वाइल्ड इमेजिनेशन रखने के बाद एक्ट्रेस क्यों बनी हैं आप? राइटर क्यों नहीं बन जाती? इसका ठंडा सा तंज सुनकर वो बदमज़ा होकर पीछे हो बैठी थी। मैं अपनी अगली ज़िंदगी में भी कभी राइटर नहीं बनूंगी। इंतहाई खुद पसंद और खटिया लोग होते हैं ये राइटर्स। इसे पिछले साल में हर लिखारी से रिजेक्ट होने के दुख अचानक से याद आ गए थे। अगर तुम मेरे लवर हो भी तो मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकती। मुझे फ़िलहाल अपने करियर पर फोकस करना है। इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। हाथ चलाकर नज़ाकत से कहा था। वो इसे बैक मिरर में लम्हे पर को देख कर रह गया था। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मुझ पर। खैर मेरी गाड़ी से उतरें। क्या मतलब? तुम मुझे मेरे अपार्टमेंट तक नहीं छोड़ रहे? वो पिछली नशिस्त पर बितकी थी। नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ। फिर पहले मेरी मदद क्यों की थी? इसने खुफकी से पूछा, साथ ही हाथ भी बांध लिए। इसकी बर्फ सी रंगत अब के बहाल हो रही थी क्योंकि वह सब मेरी नर्व्स असाब पर आ रहा था। अगर आप अपने रिपोर्टर्स को जवाब दे देती तो मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। जैसे मुझे तो इल्हाम हुआ था कि वह सब तुम्हारी नर्व्स पर आ रहा है ना? इसने मुस्कुरा कर कहा तो यासिर ने संजीदगी से इसे देखा। फिर अगला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। आगे बढ़कर इसकी जानिब का दरवाज़ा खोला। सेलीन को तो इसकी हरकत पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम मुझे यूं बीच सड़क पर उतार नहीं सकते। बुनियादी मैनर्स भी नहीं है क्या तुम में? वो दिन दहाड़े पैदल चलकर कैसे जाएगी अपने ब्लॉक तक? इन हाई हील्स के साथ सड़क पर चलना अजाब था। बाहर निकलें। इसके सख्ती से कहने पर सेलिना के रुखसार हितक से सुर्ख हुए थे। इसे चारोना चार कार से निकलना ही पड़ा। रिपोर्टर्स अब तक छुट चुके होंगे। हम एजेंसी से ज़्यादा दूर नहीं हैं। आप वापस जाएं और अपनी कार लेकर जहां जाना चाहती हैं जाएं। मैं कार नहीं लाई थी साथ। इसने सरद से झूठ बोला तो यासिर ने इसे अच्छा वाली नज़रों से देखा। आपकी कार की चाबी आपके पर्स में नहीं है। मुझे ये साबित करने के लिए सिर्फ आपका पर्स यहाँ सड़क पर उलटना होगा। मंजूर है? सेलीन ने इसकी बात पर जल्दी से अपना पर्स पीछे छुपाया था। फिर इसे खूनख्वार निगाहों से देखा। वह अब छुपकर डैशबोर्ड से कुछ उठा रहा था। फिर इसकी जानिब बेमुरव्वती से स्याह मफलर बढ़ाया। ये किस लिए है अब? वह चटक कर बोली थी। आपके काम आएगा। इसका इशारा समझकर सेलिना को यकलक ही अपनी खुली पुश्त का एहसास हुआ था। इसने जल्दी से अपने शहद रंग बालों को पीछे झटका तो अगले ही पल कमर छुप गई। फिर साथ ही एक झटके से इसके हाथ में पकड़ा मफलर खींचा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मेरी मदद की। मेरी खूबसूरती से मरूफ होकर नहीं की थी। इतनी भी कोई खूबसूरत नहीं है आप। कार में बैठते हुए इसने साफ कोई से कहा तो वह पग से उड़ी। फिर इसकी खिड़की के खुले शीशे पर झुकी। तुम जानते हो तुमने क्या कहा है? इसका दिल किया अपना कीमती पर्स इसके मुंह पर दे मारे। एक नॉर्मल लड़की अगर इतना ही मेकअप करे जितना कि आप एक्ट्रेस करती हैं तो वो भी ऐसी लग सकती है। लम्हे भर को सुरमई आंखें उठाकर इसे देखा। इनमें हल्की सी इस्तज़ाह मुस्कुराहट थी। खूबसूरत सुकून से जुमला मुकम्मल किया और इससे पहले कि वो कुछ और कहती गाड़ी सन से आगे बढ़ा ले गया। वो चंद पल तो गिंग सी खड़ी अपनी ताज़ा हुई बेइज्जती पर गौर करती रही। फिर इसके पीछे ज़ोर से चिल्लाई, जाहिल, बदतमीज़। साथ ही इसने मफलर मुंह पर लपेटा, सन ग्लासेस आंखों पर चढ़ाए और हील्स में दुखते पैरों के साथ मुखालिफ सिमत की जानिब बढ़ आई। आज का दिन ही मनहूस था।
اگلی شام اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ بجا۔ دروازہ کھولنے پر اس نے تلخی سے چہرہ موڑ لیا تھا۔ سامنے اس کی ماں کھڑی تھی، سیاہ چمچم کرتا لباس زیبتن کیے، میک اپ کی ایک گہری تہ چہرے پر چڑھائے، کانوں میں ڈائمنڈز اور ہاتھوں میں قیمتی اسٹونز جڑا بریسلٹ پہنے۔ ان سے کوئی بات نہیں کی، پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی اس کے پیچھے تیزی سے آ رہی تھی۔ کیا 50,000 کا بندوبست ہو گیا سیلین ڈارلنگ؟ اس نے افسردہ نگاہوں سے اپنی ماں کا کھلا سا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے بے چین سراپے کے برعکس اس کی ماں خاصی فریش لگ رہی تھی، گویا کھلا ہوا گلاب ہو۔ کیا آپ کو مجھ پر ترس بھی نہیں آتا ماں؟ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی۔ شگفتہ نے اس کے لہجے کی افسردگی کا ذرا بھی نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ اب تک تاخلی راہداری میں کھڑی تھی۔ 50,000 اب کوئی اتنی بھی بڑی رقم نہیں ہے کہ جس پر تم ایسے جاہلوں کی طرح ریئیکٹ کرو۔ وہ اب صاف ستھرے سے کشادہ ٹی وی لاؤنج میں پرتکلف سے انداز میں براجمان تھی۔ ہاتھ بڑھا کر ریموٹ سے ٹی وی بھی آن کر لیا تھا۔ یہ اس کا اپارٹمنٹ تھا، مرکزی شاہراہ کے وسط میں موجود، گلاس والز اور خوبصورت فرنیچر سے آراستہ، اوپن کچن اور نچلے فلور پر واقع جم کی سہولت سے لیس۔ وہ الگ بات تھی کہ پیسے کی کمی کے باعث وہ A1 اپارٹمنٹ سے A3 تک آ گئی تھی۔ یہ ایکٹریس کی نیٹ ورتھ کے حساب سے دیے جانے والے پروٹوکول تھے، A1 A2 A3۔ وہ A1 سے A3 تک پہنچ گئی تھی، لیکن اس کی ماں کو اس پر رحم نہیں آتا تھا۔ اسے اپنا آپ اب A4 تک جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جس تیزی سے وہ ڈوب رہی تھی، ایسا ہونا یقینی تھا۔ جاہلوں کی طرح میں ریئیکٹ کر رہی ہوں؟ میرے حالات آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ میرے پاس 50,000 نہیں ہے ماں، آپ کے جوئے کے لیے تو ہرگز بھی نہیں۔ غصے سے گیلی آنکھیں لیے وہ زور سے بولی تھی۔ شگفتہ نے ایک ناگوار سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ ساری زندگی میں پالتی آئی ہوں تمہیں، اب تمہاری باری ہے۔ اسی لمحے ٹی وی پر ایک وجیہہ سا مرد نظر آنے لگا تھا۔ وہ اس ملک کا قابل قدر سیاستدان تھا۔ کم عمری میں ہی اتنی بڑی سیٹ حاصل کرنے پر اور عوام میں بے پناہ مقبولیت کے بعد وہ جہاں بھی جاتا تھا میڈیا اس کے پیچھے ہوتا تھا۔ اب بھی وہ اپنی خوبصورت اسمارٹ سی بیوی کے ساتھ اپنے اکلوتے بیٹے کی اسکول میٹنگ اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ ایک خوبصورت گھرانہ، مکمل فیملی، کامیاب باپ، حسین بیوی اور صحت مند بچہ۔ شگفتہ نے ایک گہرے افسوس سے داخلی راہداری میں کھڑی سیلینا کو دیکھا تھا۔ کھلے بال اور ڈھیلی سی ٹی شرٹ پہنے وہ خاصی بکھری بکھری لگ رہی تھی۔ کاش کہ تم واجد حسن کو کبھی اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیتی تو آج اس لڑکی کی جگہ تم اس کی بیوی ہوتی اور ہمارے حالات اتنے برے نہیں ہوتے۔ یہ ایک جملہ، یہ زہر میں بجھا تانا اس کے سینے کے آر پار ہو گیا تھا۔ واجد حسن اب اپنے سحر انگیز انداز میں مسکراتا ہوا میڈیا والوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ سیلینا کو لمحے پر کے لیے سب کچھ دھندلا سا دکھائی دیا تھا۔ وہ اس کی پہلی محبت تھا۔ اس نے اس شخص سے اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر پیار کیا تھا، لیکن وہ اس کا نہیں ہو سکا تھا۔ ایکٹریس کے نصیب میں اچھے گھرانے کے مرد کہاں آ سکتے تھے؟ وہ ایک شریف گھرانے کا اکلوتا چشم چراغ تھا۔ اس کی شادی شوبس میں کام کرنے والی اداکارہ سے کیسے ہو سکتی تھی؟ ایکٹریس تو بد کردار ہوتی ہے نا؟ اس کے باپ نے سیلینا کو دیکھ کر یہی کہا تھا۔ اس جملے کی بازگشت اب تک تکلیف دیتی تھی۔ تمہاری جذباتیت اور واجد کی بزدلی نے سارا کھیل برباد کر دیا۔ تم اگر اس کے بچے سے پریگننٹ ہو جاتی تو اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا تمہیں چھوڑنے کے لیے، لیکن تمہاری اس اخلاقیت نے سب تباہ کر دیا۔ بعد میں شادی ہو جاتی اور کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ کاش تم عقل سے کام لیتی۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی گویا موسم کی کسی خبر سے اسے آگاہ کر رہی ہوں۔ اس نے بھاری ہوتے حلق کے ساتھ آگے بڑھ کر شگفتہ کے ہاتھ سے ریموٹ چھپٹا اور تیزی سے ٹی وی بند کیا۔ میں کسی کی زندگی میں دھوکے کے ساتھ داخل نہیں ہونا چاہتی تھی ماں، میں عزت کا رشتہ چاہتی تھی۔ میں نے ساری زندگی آپ کو اپنے باپ کے گھر والوں کے تانے سنتے دیکھا ہے۔ میں وہ تکلیف دیتی زندگی اپنے لیے نہیں چننا چاہتی تھی۔ میں ایک عزت دار بیوی بننا چاہتی تھی۔ کیا یہ سب چاہنا بہت زیادہ ہے؟ کیا ہر لڑکی ایسا نہیں چاہتی؟ میں ایکٹریس ہوں، میں بد کردار نہیں ہوں۔ آنکھیں گیلی تھیں لیکن ایک بھی آنسو رخسار پر نہیں پھسلا تھا۔ تکلیف بہت تھی لیکن وہ پھر بھی جم کر کھڑی تھی۔ شگفتہ نے اثر لیے بغیر گہرا سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ عزت کچھ نہیں ہوتی سیلین، پیسہ ہو تو عزتیں بھی خرید لی جاتی ہیں۔ تم کیوں اتنی بے وقوف ہو؟ ہاں ہوں میں بے وقوف، مجھے پتا ہے۔ انڈسٹری میں سب میری پیٹھ پیچھے مجھے بے وقوف، بدھو اور عقل سے پیدل کہتے ہیں۔ میں عزت چاہتی ہوں۔ اگر میں بے وقوف ہوں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے تیزی سے کہہ کر اپنا پڑتا سانس بحال کرنے کی کوشش کی تھی۔ شگفتہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے مقابل آئی تھی۔ اچھا، اگر تمہارا یہ عزت کا ڈھونگ میرا اور تمہارا پیٹ بھر سکتا ہے تو ضرور مجھے 50,000 دے دینا۔ تمہاری عزت، غیرت اور کردار اگر میری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں تو مجھے تمہارے اس عزت کے تمغے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اگلے ہی پل اس کے ساتھ سے نکل کر آگے بڑھ چکی تھی۔
सेलीन लरजते लब लिए इनकी जानिब मुड़ी थी। कोई पैसे नहीं मिलेंगे आपको, कुछ भी नहीं दूंगी मैं आपको, वो पीछे से चिल्ला रही थी, लेकिन शगुफ्ता कानों पर हाथ रखे दरवाज़ा खोलकर बाहर की जानिब बढ़ चुकी थी। अपार्टमेंट के खुले दरवाजे के बाहर यूविल और नज़र अमजद इस बहस को सुनकर साकित हो गए थे। इनकी सबसे प्यारी कुलीग बहुत तकलीफ में थी। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते अंदर दाखिल हुए थे। सेलीन सोफे पर बेहाल सी बैठी थी। सामने टीवी चल रहा था और इसने रिमोट सख्ती से हाथ में जकड़ा हुआ था। वाजिद हसन अब तक मीठी बातें करता अपनी बीवी को हंसा रहा था। इसकी आंखों में बहुत सी कुर्चियां थी। यूविल ने जल्दी से आगे बढ़कर टीवी का मेन प्लग निकाल लिया था। वो जामिद ही रही, हिली तक नहीं। नजर और यूविल ने एक दूसरे को देखा था। इतने मनहूस आदमी को क्यों देख रही हो तुम सेलीन? यूविल ने नागवारी से कहा था। वो खामोश रही। वो मनहूस नहीं है यूविल, वो एक खुशबख्त मर्द है जिसके नसीब में इज्जतदार बीवी का साथ रकम है। इसने मुझे छोड़कर एक अच्छा फैसला किया था। कुछ पल बाद इसकी आवाज़ उभरी थी। नज़र ने आगे बढ़कर इसके सामने स्क्रिप्ट रखी। इसकी निगाह सामने टेबल पर रखी स्क्रिप्ट पर फिसली। तुम पहले से भी ज़्यादा ताकतवर एक्ट्रेस बनकर उभरोगी, नज़र ने आहिस्तगी से मुस्कुरा कर कहा था। यूविल भी सर असबात में हिलाकर इसे देखते हुए मुस्कुराया था। वो भी इन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी थी। इसके मुखलिसीन, मैं मुस्कुरा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ। और अगले ही पल इसने अपनी दोनों हील्स उठाकर एक नज़र और दूसरी यूविल को मारी थी। अपार्टमेंट में यूविल और नज़र तेजी से आगे भाग रहे थे और वो इनके पीछे इन्हें मारने के लिए दौड़ रही थी। अब सारी रात कान पकड़कर माफ़ी मांगते हुए गुजरनी थी। अगली सुबह वह एजेंसी के दाखिल दरवाजे से अंदर आया तो हर जानिब हेमाहमी सी महसूस हुई। जूलिया एंडरसन अपने ऑफिस से बाहर निकली। कई रिपोर्टर्स को अपने आने वाले प्रोजेक्ट की बाबत ब्रीफ कर रही थी। वो एक मशहूर अदाकारा थी। इसकी मौजूदगी पर रिपोर्टर्स का जमे गफीर यकीनी सी बात थी। यकायक जूलिया की नज़र इस हजूम में भी यासिर पर पड़ गई थी, लेकिन ना ही इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई और ना ही चेहरे का कोई तासुर तब्दील हुआ। आंखों की सख्ती अलबत्ता कदरे बढ़ गई थी। इसने बेतासुर से निगाह डाली और फिर आगे बढ़ आया। अपने मखसूस बॉडीगार्ड के लिबास में मलबूस, बालों को पीछे जमाए, आंखों पर स्याह चश्मा लगाए, वो ऊंचे कद का कदरे फिट बंदा था। जिस्म कसरती था और चेहरा संजीदा। इसने अंडरग्राउंड जाते लिफ्ट के सेंसर्स पर अपना कार्ड रखा तो अगले ही पल लिफ्ट के दरवाजे एक दूसरे से जुदा हो गए। अगले कई लम्हात में वो एंटरटेनमेंट एजेंसी के अंडरग्राउंड फ्लोर पर मौजूद था। इस फ्लोर पर एक ताकतवर सिक्योरिटी नेटवर्क काम करता था। ये नेटवर्क इस एजेंसी में काम करती सैकड़ों एक्ट्रेसेस की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तश्कील दिया गया था। ना सिर्फ एक्ट्रेस की सिक्योरिटी बल्कि अदारे की हिफाजत को हर बैरूनी थ्रेट से महफूज रखना भी इनकी जिम्मेदारियों में शामिल था। इसमें हर रैंक का बॉडीगार्ड, चीफ इंचार्ज और कमांडिंग चीफ मौजूद थे। जैसे मुल्क की सलामती के लिए सिक्योरिटी नेटवर्क्स होते हैं, ये भी एक ऐसा ही नेटवर्क था, लेकिन प्राइवेट। वो खुद ही पैसा कमाकर अपने पैरों पर खड़े थे। गवर्नमेंट की जानिब से इनकी किसी आमदनी का इम्कान मौजूद नहीं था। वो भी एक हाई रैंक का बॉडीगार्ड था। रैंकिंग तजर्बे और सब्जेक्ट की काबिलियत पर मुनहसर थी। साथ ही कमांडिंग चीफ इसे किन नज़रों से देखते थे, क्या वह इनके भरोसे के काबिल था भी या नहीं। इसने कई साल मेहनत से काम करके एक काबिल कदर बॉडीगार्ड का दर्जा हासिल किया था। एक जूलिया एंडरसन इसे ज़मीन पोस्ट नहीं कर सकती थी। कई राहदारियों में बहुत से वर्कर्स ने इसे सलाम किया था। सर के खमते जवाब देता वो आगे बढ़ाया। कई दरवाजे छोड़कर वह सबसे निचले हिस्से में वाक़या कमांडिंग चीफ के ऑफिस चला आया था। ये मुलाकात यकीनी थी। यकीनन जूलिया ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। वह ऑफिस में दाखिल हुआ और फिर मुअद्दब सा आगे बढ़ाया। कीमती मेज़ के पीछे हनीफा विराजमान थे। इसे देखकर गहरा सांस भरते अपनी कुर्सी पर पीछे हो बैठे। ऐसा क्या किया है तुमने जूलिया के साथ कि वो रिपोर्ट फाइल करते हुए गुस्से से कपकपा रही थी? ठंडी सी आवाज़ में पूछा। इसने बेसारियत से इन्हें देखा था। मैं दोहराना नहीं चाहता, इतने ऊंचे दर्जे पर पहुंचकर ऐसे विड्रॉ नहीं किया करते। आपके प्रोफेशन पर असर पड़ता है, ये बात मुझे पता है चीफ। यही तो मुसीबत है, सब कुछ पता होता है तुम्हें, इंसान हैरान ही हो जाता है कभी। वो खुफकी से बोले थे। यासिर पहली दफ़ा मुस्कुराया था। मुझे हैरान करने के साथ आप इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारा ये ठंडा और पुरसकून चेहरा 5 दफ़ा मेरी नस पर लगता है। वो मुस्कुराता हुआ कुर्सी खींच बैठा था। चेहरा तब्दील करवा लेता हूँ फिर। रहने दो, चेहरा अच्छा है, जब भी बर्दाश्त हो जाते हो तुम, नहीं तो तुम्हें झेलना बहुत मुश्किल है। वो मुस्कुराता रहा। कमांडिंग चीफ हनीफा से इसकी बहुत बनती थी, लेकिन बहुत बनने का मतलब ये नहीं था कि इनके दरमियान लड़ाई नहीं होती थी। सबसे ज़्यादा बहस भी वो इन्हीं के साथ किया करता था। ये कल क्या किया था तुमने? कल सेलिना वाले वाक़े की जानिब इशारा था इनका। वो गहरा सांस भरकर रह गया था। वह सबके दरमियान अकेली थी। निकलने की जगह नहीं दे रहे थे रिपोर्टर्स इसे। कस्याने से अंदाज में कहकर गर्दन पर हाथ फेरा। कोल्ड से यासिर के पास दिल भी है मतलब। वो इसके जवाब से महसूस हुए थे। यासिर इन्हें देखकर रह गया था।
कुछ पल बाद इन्होंने रिमोट से सामने मौजूद दीवार पर लगी बड़ी सी स्क्रीन को ऑपरेट किया। पूरी स्क्रीन पर एजेंसी का नक्शा फैला हुआ था। कई पेचीदा सब्ज और सुर्ख लकीरें मुख्तलिफ दाखिली और खारजी दरवाज़ों की जानिब निशानदेही कर रही थी। इस नक्शे को समझने के लिए भी दिमाग चाहिए था। सेलिना मज़र की जान को खतरा है, हनीफा ने आहिस्तगी से कहा तो वो बुरी तरह चौंका, फिर इनकी जानिब घूमा। क्या मतलब? वाजिद हसन की बीवी मारिया हसन। वो उठकर आगे बढ़े और फिर शेल्फ में मौजूद कुतब के ऊपर रखी फाइल उठाई। आगे बढ़कर इसे थमाई। वो 1 साल से गायब थी, लेकिन कल वो टीवी स्क्रीन पर एक बार नजर आई है। जितनी नजरें इस पर 1 साल पहले थी, वो फिर से पलट आई है। इसका असल दुश्मन तो मंजरे आम पर नहीं आया, लेकिन सानवी दुश्मन बहुत है इस लड़की के। फाइल खोले संजीदगी से सेलिना की जिंदगी का हर फेल वो पढ़ता जा रहा था। इस एजेंसी में काम करती हर एक्ट्रेस का ऐसा डेटाबेस मौजूद था। एक स्टॉकर की निशानदेही की गई है इसके पीछे। कल वो वापस जब अपनी गाड़ी लेने आई, तब एक स्टॉकर की फुटेज हमारे पास महफूज रह गई है। वो कोई फैन स्टॉकर नहीं है। इसकी चाल फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर जैसी है। गालिब गुमान यही है कि इसे मारिया वाजिद ने हायर किया है। हर कोई फॉर्मर मिलिटेंट्स को हायर नहीं कर सकता यासिर। ऐसा करने के लिए सियासी पावर का होना बहुत ज़रूरी है, और ये बात वाज़िया है कि मारिया हसन एक ताकतवर सियासी फैमिली से है। अब वो अपना लैपटॉप खोले इसके सामने कल की फुटेज चला रहे थे। वो आंखें छोटी किए बगौर सामने चलती तस्वीर को तक रहा था। ना सिर्फ सेलिना बल्कि जूलिया को भी थ्रेट मिला है, और अब कि वो बुरी तरह ठिठका था। मैं ये कहना तो नहीं चाहता था यासिर, लेकिन एजेंसी में कुछ गड़बड़ चल रही है। कोई हमारे दरमियान मौजूद है। बहुत खामोशी से, इनकी ठंडी सी खामोश सरगोशी पर इसकी कमर में सनसनी दौड़ गई थी। और वो जो कोई भी है, हमारी कमज़ोर एक्ट्रेस को टारगेट कर रहा है। तुम पिछले कई महीनों से दादा की तबीयत की वजह से डिक्लाइन पर थे। कि मामला तब से ही मशकूक है। इसने कई दफ़ा फुटेज को देखा। मुझसे क्या चाहते हैं आप? इसने लैपटॉप से नज़रें हटाते हुए इनकी जानिब देखा था। मैं तुम्हें जूलिया या सेलिना के साथ काम करने का नहीं कह रहा। एक के साथ तुम काम करते हुए गैर आरामदा हो, और दूसरी के पास तुम्हें हायर करने के पैसे नहीं हैं। तुम्हें अंदर पलते इस शख्स को ढूंढना है। ये मामला तुम्हारे, मेरे और डायरेक्टर इन चीफ तक महदूद है, बस। इंतहाई कॉन्फिडेंशियल। इसने सर अस्पात में हिलाया और फिर उठ खड़ा हुआ। सेलिना की फाइल भी साथ ले ली। मैं जल्द ही आपको अपडेट करूँगा, इतना कहा और बाहर निकल आया। पीछे मौजूद चीफ अब तक इस फुटेज को तक रहे थे। इनके चेहरे पर अब की परेशानी वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगी थी। इन्होंने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन पर नज़र आते सेलिना के साख्त वजूद को छुआ। जानते हो इनका पूरा नाम क्या था? हनीफा मज़र। वो निचला लब दांतों तले दबाए ऊपर बढ़ती लिफ्ट में मौजूद था। अगले फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो वह बाहर निकल आया। फिर एक पल को ठहर सा गया। सामने मौजूद डायरेक्टर के ऑफिस से सेलिना उदास से निकल रही थी। यूविल इसके पीछे आया था। इनकी आवाज़ें इसे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। शायद राइटर ने सेलिना को ड्रामे में लेने से इनकार कर दिया था। एक और तकलीफ था, रिजेक्शन। यूविल ने इसे तसल्ली दी और चला गया। वो परस हाथ में थामे खुले से हॉल में खड़ी रह गई। आज इसने स्याह मैक्सी जेबतन कर रखी थी। दूर से देखने पर इसका वजूद चमक रहा था। यासिर चुपचाप इसे देखे गया। इसी पल वो जीनों के दरवाजे की जाने पड़ी तो दूर से आती कुलीग वर्कर्स को देखकर ठहर सी गई। फिर मुस्कुराकर इनसे हाल अहवाल लेने लगी। ओह, आप लिफ्ट क्यों यूज़ नहीं कर रही? एक ने पूछा तो वह हंस दी। थोड़ा वेट लूज करना चाह रही हूँ। सीढ़ियाँ बेस्ट है वेट लूज करने के लिए। पीछे खड़े यासिर ने अफसोस से गहरा सांस लिया था। वर्कर्स आगे बढ़ी तो वह गहरा सांस भरती दरवाज़ा खोलकर जीनों पर उतर आई। वो मेकानकी से अंदाज में इसके पीछे पड़ा था। वो जीनों से तन्हा उतरा करती थी। कोई भी इसकी रूटीन ट्रैक करके इसे नुकसान पहुंचा सकता था। जीनों पर दो नफूस बिल्कुल खामोशी से उतर रहे थे। सेलिना ओपरी जीनों पर खामोशी से उतरते यासिर की मौजूदगी से बेखबर थी, लेकिन वो इसकी मौजूदगी से बाखबर था। फाइल अब तक इसके हाथ में थी और जीनों पर उतरते इसके कदमों की चाप ना होने के बराबर थी। और ये तो तय था कि बॉडीगार्ड यासिर आलम जल्द ही इस कॉन्फिडेंशियल काम का हिस्सा बनने वाला था।